कि माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू देख सपने बड़े पूरा करके तेरा ये रसगुल्ला दिखाएगा। जी हाँ, सपने वही सच होते हैं जो नींद छोड़कर पूरे किए जाते हैं मेरे भाई। रास्ते चाहे कितने भी कठिन हो, हौसले वाले कभी रुकते नहीं हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गणेश सुमन स्वागत करता हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में, मिस्टर इंडिया सीरीज के 26 एपिसोड में। जी हाँ, शाम हो चुकी है और शाम को मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, हालांकि क्लास आपके सामने सुबह आने वाली। ठीक है, बिल्कुल शानदार सेशन में आज सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बिल्कुल जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जी हाँ, आज अपन दुनिया बदलने के लिए एक और टॉपिक, शानदार टॉपिक डील करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है मेरे भाई डायलिसिस। क्या नाम है? डायलिसिस। डायलिसिस जो होता है एक ऐसा प्रोसीजर होता है मेरे भाई जहाँ पर रिमूव किया जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी में बन चुके होते हैं, वेस्ट एक्सेसिव फ्लूइड रिमूव किया जाता है बॉडी से। कहाँ से? ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, तो आज पहला और शानदार टॉपिक आपके सामने बिल्कुल आ चुका है, बहुत ही शानदार तरीके से डील करेंगे। टॉपिक का नाम है मेरे भाई डायलिसिस। क्या रहने वाला है? टॉपिक का नाम रहने वाला है डायलिसिस। और इसको कंप्लीट तरीके से अपन आज डील करेंगे, जिसमें दो टाइप होते हैं मेरे भाई, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें से आप आज अपन पढ़ने वाले हीमोडायलिसिस। अगली नेक्स्ट सेशन में आपके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस पर एक अच्छा सेशन मैं लेके आने वाला हूँ। बिल्कुल जी हाँ, बने रहेगा लास्ट तक और इन्जॉय कीजिएगा सेशन को। बिल्कुल शानदार तरीके से डील करेंगे आज अपन डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस किस प्रकार से होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या जानकारियाँ यहाँ पर आपको मिलने वाली है। वो तमाम जानकारियाँ जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद करने के लिए बिल्कुल शानदार रहने वाली है, वो सारी जानकारियाँ आज हम लेने वाले हैं। बिल्कुल डायलिसिस जो होता है मेरे भाई एक प्रोसीजर होता है जिसमें रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है? अरे रिमूव किया जाता है भाई। शेयर कर दो क्लास, सभी को, सभी प्यारे दोस्तों को लाइक शेयर कर दो क्लास। बिल्कुल डायलिसिस होता है मेरे भाई एक प्रोसीजर होता है जिसमें यूज किया जाता है रिमूव, जो यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड एक्सेसिव फ्लूइड, यानी कि एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाने के कारण बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाने के कारण उसको बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीशन करवाने के लिए डायलिसिस शब्द यहाँ पर आपका यूज़ किया गया है। डायलिसिस यूज़ किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस दो टाइप का होता है, बेसिकली दो टाइप का होता है, जिसमें दो टाइप आते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस। जो आज अपन डील करने वाले हैं उसका नाम है हेमोडायलिसिस। छोटा सा मैं आपके सामने इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, मैं लिखता जाऊंगा और बोलता जाऊंगा, ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा। बिल्कुल पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है मेरे भाई विद इन द बॉडी किया जाता है। इसका मतलब होता है, मेरे कहने का मतलब शानदार सिंपल वे में समझाऊंगा, जो पेरिटोनियम कैविटी होती है, पेरिटोनियल लेयर होती है, इसका यूज किया जाता है एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लाइक फिल्टर। ठीक है, किसी भी चीज में फिल्टर करने के लिए अपन जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यहाँ पर एज अ लाइक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पेरिटोनियम का यूज लेते हैं। ये एक टाइम में कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है जो लेस इफेक्टिव होता है मेरे भाई, और इसमें कैथेटर का यूज किया जाता है 10 क्रॉप कैथेटर यूज किया जाता है। इजी डायलिसिस, नो नीड ऑफ प्रोफेशनल हेल्प, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती, घर पे आप कर सकते हैं ना, किसी अच्छी जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, और हीमोडायलिसिस की बात अपन आज करने वाले। छोटा सा डिफरेंस बताया, ये बॉडी के अंदर किया जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस और आउटसाइड ऑफ द बॉडी हीमोडायलिसिस किया जाता है। एक कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है जो लेस इफेक्टिव होता है, लेकिन जो हीमोडायलिसिस होता है मेरे भाई ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और मोर इफेक्टिव टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। ठीक है, कैथेटर बात करी मैंने, 10 क्रॉप कैथेटर यूज किया जाता है किसमें, पेरिटोनियल में, और हीमोडायलिसिस कैथेटर में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अभी। इजी डायलिसिस होता है पेरिटोनियल और ऑलवेज नीड प्रोफेशनल जगह की हमेशा नीड होती है हेमोडायलिसिस में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहें लास्ट तक, बहुत शानदार तरीके से आज अपन डील करने वाले हैं। बता देता हूं मैं आपको, सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है, हमारी मंजिल तो मेरे दोस्त आसमां है। दोस्तों मुझे तो रास्ता खुद बनाना है, बिल्कुल रास्ता खुद बनाना है अपने को। ठीक है, नॉर्थ सेट आ चुका है, आरआरबी माथे पे बैठ के आपके तांडव कर रही है। ठीक है, तो चलिए हेमोडायलिसिस पढ़ेंगे, काफ़ी शानदार टॉपिक है, इससे बेहद शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हेमोडायलिसिस मेरे भाई एक एक्सटर्नल डायलिसिस होता है, यानी कि बाहर जो किया जाता है, मशीन के द्वारा जो किया जाता है उसको हेमोडायलिसिस बोला जाता है। ठीक है, हेमोडायलिसिस जो होता है एक्सटर्नल मशीन के द्वारा किया जाने वाला एक प्रोसीजर होता है जो एक्सक्रीट आउट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट एंड फ्लूइड
कहाँ से? ह्यूमन बॉडी से। किसके माध्यम से? हीमोडायलिसिस मशीन के माध्यम से, ठीक है। किसके माध्यम से? हीमोडायलिसिस मशीन के माध्यम। उसमें एक स्पेशल फिल्टर होता है यूजिंग फिल्टर डिवाइस, ठीक है। यूजिंग फिल्टर डिवाइस स्पेशल फिल्टर होता है जिसके माध्यम से रिमूव किया जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, लिखूंगा नहीं और ओरली वर्बली बता देता हूँ, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस मेरे भाई हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन होता है, इसीलिए पेशेंट को, मरीज को एडवाइस किया जाता है कि आप ड्यूरिंग और प्री प्रोसीजर और ड्यूरिंग प्रोसीजर और आफ्टर प्रोसीजर आपको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन नहीं लेनी होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हीमोडायलिसिस का क्या? हाइपोटेंशन। इसीलिए पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि आपको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिएगा, इसमें बात करते हैं अपन कैथेटर की। इसमें एक एचडी कैथेटर यूज किया जाता है मेरे भाई। एचडी कैथेटर का नाम हीमोडायलिसिस कैथेटर उसको बोला जाता है। एक डबल ल्यूमेन होता है, ये डबल ल्यूमेन भी हो सकता है और ट्रिपल ल्यूमेन भी कैथेटर यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। डायलिसिस के में जो यूज किया जाता है वो ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर भी होता है और डबल ल्यूमेन कैथेटर भी होता है। कैथेटर इंसर्ट किया जाता है सेंट्रल वेन में, जो सेंट्रल वेन होती है बॉडी की। लाइक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, मैं आगे चल रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप लिखने पर ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बोली गई बातें हैं उनको दिमाग में बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अपन सेंट्रल वेन में इसको डाल रहे हैं, ये डबल ल्यूमेन, चलिए मैं साथ में चलता हूँ आपको समझाने के लिए। हीमोडायलिसिस कैथेटर इस ये डबल ल्यूमेन भी होता है और ट्रिपल ल्यूमेन भी हो सकता है, ठीक है। डबल ल्यूमेन भी हो सकता है, ट्रिपल ल्यूमेन भी हो सकता है। आपने देखा होगा, बेसिकली आप प्राइवेट सेटिंग्स में काम करके आए हैं अगर, और गवर्नमेंट में भी अगर काम कर रहे हैं तो आपने बेसिकली हीमोडायलिसिस मशीन देखी होगी और उसका कैथेटर भी देखा होगा, पिस्टुला भी देखा होगा, ग्राफ्ट भी आपने देखा होगा लंबे टाइम तक अगर आपने वहाँ पर काम किया हुआ है तो, ठीक है। कैथेटर जो होता है मेरे भाई, इंसर्ट किया जाता है, यानी कि डाला जाता है सेंट्रल वेन में, जो बॉडी की सेंट्रल बड़ी वेन होती है वहाँ पर इसको डाला जाता है। इसको, जिनको अपन इंटरनल वेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरनल वेन बोलते हैं जिनको। और इनका नाम अगर अपन जानने की कोशिश करें, एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, अगर जिनको इंटरनल वेन बोला जाता है और इनके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करते हैं, इंटरनल वेन इनको बोला जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन तो इसमें सब क्लेवेन वेन आती है, एक तो क्या आती है? सब क्लेवेन वेन में कैथेटर डाला, इंसर्ट किया जाता है, बिल्कुल। और एक आती है फीमोरल वेन, क्या आती है? एक आती है फीमोरल वेन। और थर्ड नंबर की जो आती है मेरे भाई, इंटरनल जुगुलार वेन उसको बोला जाता है। इंटरनल जुगुलार वेन, नाम ही इंटरनल है तो बिल्कुल वेन जो होती है इंटरनल होती है। तीनों वेन इंटरनल होती है। इसको SCV के नाम से जाना जाता है, इसको FV के नाम से जाना जाता है और इसको IJV के नाम से जाना जाता है, इंटरनल जुगुलार वेन। आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्लास समझ में आ रही है तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुंचा दें और ज़्यादा शेयर होगा, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। चलिएगा, अब बात करेंगे अपन फिस्टुला के बारे में। इसमें मेरे भाई एक फिस्टुला बनाया जाता है जिसको एट्रियोवीनस फिस्टुला कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एट्रियोवीनस फिस्टुला बोला जाता है। जो एट्रियोवीनस फिस्टुला होता है, जो ये क्रिएट किया जाता है मेरे भाई, आर्म जो होती है आपकी, यानी कि हाथ जो होता है वहाँ पर क्रिएट किया जाता है। और इसके भीतर जो होती है एक नॉन डोमिनेंट हैंड अपन प्रीफर्ड किया जाता है, ठीक है। नॉन डोमिनेंट हैंड प्रीफर्ड किया जाता है। और मैं आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में डिटेल से। फिलहाल सिर्फ इतना से याद रखेंगे कि एक आर्टरी और वेन, इन दिस आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट कर दिया जाता है विद ईच अदर सर्जरी के करके, और दोनों, एक आर्टरी और एक वेन को जोड़ दिया जाता है ईच अदर, यानी कि आपस में जोड़ जाता है। मोस्टली फोर आर्म में किया जाता है, ठीक है। और इनको सर्जिकली जोड़कर एनास्टोमिस कर दिया जाता है, ठीक है। एंड टू एंड एनास्टोमिसिस उसको बोला जाता है, ठीक है। अगली बात अगर अपन करें तो इसमें एक एवी ग्राफ्ट भी बनाया जाता है। इनके डायग्राम मैं अभी बना के बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करें भैया, है ना, चिंतामणियों, चिंता नहीं करें मेरे प्यारे दोस्तों, चिंता ना करें। एवी ग्राफ्ट की अगर अपन बात करते हैं तो एवी ग्राफ्ट में जो होता है, इसमें जो होती है एक अनादर वेसल्स, यानी कि दूसरी वेसल्स अपन यूज लेते हैं, कहीं से निकाल के लेके आते हैं उसको बॉडी के किसी अदर पार्ट से, और कनेक्ट करते हैं आर्टरी एंड वेन को। आर्टरी और वेन को दोनों किसी अदर पार्ट से वेसल्स निकाली जाती है और वहाँ से लाके यहाँ पर आपकी जो एवी ग्राफ्ट वाली जगह होती है वहाँ पर एक आर्टरी और एक वेन को पंक्चर करके वहाँ से
उस निकाली हुई वेसल्स के माध्यम से इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, जिसको बोला जाता है मेरे भाई ग्राफ्ट वेसल्स। क्या बोला जाता है? ग्राफ्ट वेसल जिसको बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी दोबारा से बता देता हूं, एक अनादर वेसल्स ली जाती है, कहाँ से? दूसरे पार्ट से दूसरी वेसल्स ली जाती है और उस वेसल्स के माध्यम से आर्टरी और वेन को वहां पर जोड़ दिया जाता है, उसको बोला जाता है मेरे भाई ग्राफ्ट वेसल्स। मैं डायग्राम बना के बताता हूँ, पहले फिस्टुला वाला डायग्राम बताता हूँ आपको। ठीक है, पहले फिस्टुला वाला डायग्राम बताऊंगा। एवी फिस्टुला, एट्रियो वीनस फिस्टुला जो होता है मेरे भाई लोअर आर्म यानी कि फोर आर्म का लोअर पार्ट जो होता है, लोअर आर्म जो होता है वहां पर बनाया जाता है। इसमें एक वेन लेते हैं जो सिपेलिक होती है और एक आर्टरी लेते हैं जो मोस्ट कॉमनली रेडियल होती है। क्या होती है? आर्टरी क्या होती है? आर्टरी जो होती है वो रेडियल होती है और वेन आपकी जो होती है मेरे भाई मोस्ट कॉमनली सिपेलिक होती है। क्या होती है? सिपेलिक देखने को मिलती है। एवी फिस्टुला लोअर आर्म में बना जाता है, डायग्राम बता दिया है मैंने। ये यूज़ किया जाता है 6 से 8 वीक तक। ठीक है, और ये मैंने आपको गोला बना के जो दिखाया गया है ना, ये यहाँ पर एनास्टोमोसिस कर दिया गया है, इसको जोड़ दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने डील किया है। अगला डायग्राम बता देता हूँ मैं, बिल्कुल कोई बात नहीं है। इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर खिसक जाता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। चलिएगा, नहीं खिसकेगा भैया ये, चलो छोड़ो इसको, छोड़ो कोई बात नहीं है, अपन आगे डील करते हैं वरना टाइम खराब होगा। बिल्कुल छोड़ दो इसको। अरे भाई सॉरी, बिल्कुल यहीं लिख देता हूँ मैं, इधर एरो मार करके यहीं लिख देता हूँ मैं। बिल्कुल एवी फिस्टुला के बारे में बता दिया मैंने। लोअर आर्म में बना जाता है, फोर आर्म की जो लोअर पार्ट होता है उसमें बनाया जाता है। मोस्ट कॉमनली आर्टरी जो होती है रेडियल यूज की जाती है। एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है। आर्टरी और वेन को जो सिपेलिक वेन होती है वो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। 6 से 8 वीक तक इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला डायग्राम में बताऊं आपको एवी ग्राफ्ट का, यानी कि एट्रियो वीनस ग्राफ्ट जिसको बोलते हैं। अपर आर्म में बना जाता है। ये कहाँ बना जाता है? अपर आर्म में बना जाता है। यहाँ पर ही बता देता हूँ मैं, ऊपर फिस्टुला का डायग्राम, ऊपर यहीं बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, भाई ये डायग्राम थोड़ा सा उल्टा हो गया, थोड़ा इसको हैंडल करना। ठीक है, ये जो डायग्राम मैं ऊपर बना रहा हूँ ये फिस्टुला का नहीं है, ये डायग्राम एवी ग्राफ्ट का है। ठीक है, जो नीचे अपन ने बनाया वो है फिस्टुला का, एवी फिस्टुला उसको बोला जाता है। ठीक है, ये एवी ग्राफ्ट है, ये नीचे वाला डायग्राम है, और वो जो नीचे बनाया वो ऊपर वाला डायग्राम। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई क्लास में रिकॉर्ड करते टाइम पे। आई होप आप समझ सकेंगे मेरी बात को और हैंडल करेंगे इसको। बिल्कुल जो नीचे बनाया है अपन ने ये फिस्टुला का है मेरे भाई, और वो जो ऊपर बनाया है अपन ने वो ग्राफ्ट है, एवी ग्राफ्ट इसको बोला जाता है अपन है ना। अब अपन बात करेंगे प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन क्या क्या की जाती है। प्रोसीजर करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन अपन करना है, व्हाट टू डू प्री प्रोसीजर। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई पेशेंट का वेट मॉनिटरिंग करना है अपने को। वेट वहाँ पर अपन उसका वजन तो लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले पेशेंट का वजन तो लेंगे। अगर पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन चल रही है, रनिंग में है, तो उसको सजेस्ट करेंगे कि आप बिफोर डायलिसिस अवॉइड करें इनको। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन को आप बिल्कुल अवॉइड कर दें। अदरवाइज ऑलरेडी जो हीमोडायलिसिस होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले वेट मॉनिटरिंग करेंगे अपन पेशेंट का। वेट मॉनिटरिंग करने के बाद पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि अवॉइड करना है आपको क्या, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो होती है उनको अवॉइड करेंगे। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो अवॉइड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो होती है वो वैसे ही बीपी कम करेगी, और बीपी ऑलरेडी आपका हेमोडायलिसिस चल रहा है तो ऑलरेडी वो वहाँ पर हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा, तो मरीज वहाँ पर फिर शौक में जाके और निपट भी सकता है, और तुम्हारी ड्यूटी में निपटेगा तो तुम्हारा नाम आएगा और तुम अंदर जाओगे। तो प्रॉपर तरीके से पढ़ना, प्रॉपर तरीके से समझना। सेंट्रल गवर्नमेंट पे आप जाने वाले हैं, अपकमिंग नोसेट आ रहा है और अपकमिंग आरआर भी आ रही है, तो सेंट्रल लेवल पे आप पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से टॉपिक को समझें। यहाँ पर टॉपिक समझना और एग्ज़ाम में बैठना और एग्ज़ाम में पास होना सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता है। आप सेंट्रल लेवल पर बैठ के जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर ठीक है आपके सीनियर्स आपको सिखाएंगे, लेकिन
रही बात आपको भी खुद से करना बहुत ज़रूरी होता है, चलेगा। बात करते हैं अपन, चेक करेंगे मेरे भाई KFT रैंडम ब्लड शुगर वायरल मार्कर यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है यहाँ पर, ठीक है। बिफोर डायलिसिस, ड्यूरिंग क्या करेंगे, जब डायलिसिस चल रहा है, रनिंग में जब डायलिसिस होता है, आपका मशीन चल रही है, हेमोडायलिसिस हो रहा है, तो उस दौरान पेशेंट को अपन हाइपोटेंशन के लिए मॉनिटर करेंगे, कार्डियक मॉनिटरिंग करते हैं उसकी, BP हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ये सब जो होती है कार्डियक मॉनिटरिंग में आती है, ठीक है। चेक क्लाइंट फॉर हाइपोटेंशन कॉम्प्लिकेशन मेरे भाई आपको चेक करना है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के बारे में अगर आप पूछोगे अब कि सर ये क्या होता है, इसके बारे में भी हमें बताइए, वरना हम क्लास से भाग जाएंगे। नहीं भैया मत भागना, मेरी बात सुन लो, मैं बता देता हूँ आपको डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या होता है मेरे भाई। ये कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, हेमोडायलिसिस का। ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस जो होता है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, सीवियर इम्बेलेंस हो जाता है बिटवीन, दोनों के बीच में फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक वेस्ट लॉस होने के कारण इसमें इम्बेलेंस हो जाता है सीवियर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का। इसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ठीक है। ये इसमें देखने को क्या मिलता है, जनरली आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, सीवियर पेशेंट को हेडेक, माथा भड़केगा भैया पेशेंट का, ठीक है, और आपका हेडेक देखने को मिलेगा, और वहाँ पर पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, जिसको टेकिकार्डिया बोलेंगे। पेशेंट नोजिया वोमिटिंग में जा सकता है, पेशेंट को सेरेब्रल इडीमा हो सकता है, और सेरेब्रल इडीमा अगर हो गया पेशेंट को तो मेरे भाई उसका ICP इंक्रीज होगा, और वहाँ पर कुसिंग ट्राइड आपको देखने को मिलेगा, और पेशेंट सीजर में भी जा सकता है, पेशेंट को सीजर भी आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए स्पेशली इन फर्स्ट 5 सेशन, यानी कि 5 बार तक, जब 5 बार तक अगर आप हेमोडायलिसिस पेशेंट को दे रहे हैं, तो स्पेशली आपको ये मॉनिटरिंग करना है हेमोडायलिसिस के दौरान डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। लास्ट में फिर से दोबारा रिपीट करूंगा आपके सामने में। अब बात करेंगे अपन मेरे भाई किसके बारे में, ड्यूरिंग आपको हिपेरिन एंटीकोगुलेंट जो होता है मेरे भाई, हिपेरिन जो होता है एंटीकोगुलेंट, इसको यूज करना है किस लिए, टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। आपके ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन ना बन जाए, क्योंकि वो पाइप के द्वारा बाहर निकल रहा है बॉडी से, फिर मशीन में जाएगा, वहां से घूम के वापस मेरे भाई आपकी बॉडी में घुसेगा। तो बीच में इन पाइप्स लाइन जो होती है, इनमें क्लॉट ना हो जाए, बॉडी में कहीं क्लॉट ना फंस जाए, उसके लिए अपन हिपेरिन यहाँ पर एंटीकोगुलेंट तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। आफ्टर डायलिसिस क्या करेंगे, असेस करेंगे भैया पेशेंट का। सबसे पहले प्रायोरिटी पे PNR, प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है मेरे भाई। सबसे पहली आप वाइटल मॉनिटरिंग करो। सबसे पहला एक ही काम होता है PNR का, यानी कि प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका सिर्फ एक ही काम है। सबसे पहले पेशेंट आपके सामने, अगर कोई इमरजेंसी में भी आपके सामने आके खड़ा होता है, कोई परेशानी है, तो सबसे पहले आप उसके वाइटल ही देखेंगे, सीधा ये नहीं कि ब्लड कल्चर करवा दो भैया इसका, ठीक है। असेस करेंगे पेशेंट के वाइटल साइन, अगर वाइटल साइन में कोई गड़बड़ी है तो उनको फिर असेस करेंगे। पेशेंट का असेस करना है मेरे भाई ब्लड यूरिया क्रेटिनिन, ठीक है। ब्लड यूरिया क्रेटिनिन अपन असेस करेंगे, अगर नॉर्मल लेवल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एबनॉर्मल लेवल है तो आपको बताना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया क्रेटिनिन के बारे में, ठीक है। क्रेटिनिन मेरे भाई 0.5 से 1.5 नॉर्मल होता है, ठीक है। ये वैल्यू ध्यान रखनी है अपने को हमेशा के लिए, ठीक है। चेक करना है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के बारे में बता दिया मैंने आपको, समझा दिया कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन किस प्रकार देखने को मिलता है, ठीक है। बिल्कुल शानदार तरीके से डील कर रहा हूँ टॉपिक को। असेस करेंगे डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के बारे में। अगली बात करेंगे अपन नर्सिंग केयर के बारे में। अपना काम आ चुका है भैया, अब तक अपना काम नहीं आया था, अब अपना काम आ चुका है, ठीक है। अरे मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। बिल्कुल अभी पहुँचे नहीं हैं हम, मंजिल से कह देना मेरे भाई, जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ एक चीज़ जरूर करिए, कोशिश। जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ एक कोशिश करिए, कोशिश आपको बिल्कुल सही जगह पे पहुँचा देगी आपको, ठीक है। बिल्कुल नर्सिंग केयर के बारे में बात करेंगे, अपने काम के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल नर्सिंग केयर जो है मेरे भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा असेस, क्लाइंट को असेस करना है अपने को, डायलिसिस के असेस करना है वाइटल साइन। BP अगर इंक्रीज देखने को मिलता है बिफोर, तो डायलिसिस आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, और आफ्टर डिक्रीज मिलता है तो आपको इसके लिए PNR नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मेरे भाई, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफिकेशन देनी है इसके बारे में, ठीक है। क्लाइंट का वेट करेंगे, नर्सिंग केयर में आता है क्लाइंट का वेट करेंगे बिफोर, देने से पहले भी और देने के बाद भी, ठीक है।
क्योंकि देने से पहले जो होता है मेरे भाई फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड ओवरलोड होता है बॉडी में, एक्सेस फ्लूइड ओवरलोड होता है, और देने के बाद मेरे भाई आपका मेटाबॉलिक वेस्ट जो निकलेगा उसके साथ में फ्लूइड लॉस होता है आपका, और उसकी वजह से आपका फ्लूइड डेफिशिएट हो सकता है। वहाँ पर क्या हो सकता है, फ्लूइड डेफिशिएट हो सकता है, और वहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेशन, फिर अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है मेरे भाई। नर्सिंग केयर की अगर आप अगली बात करें, मैंने बताया था जैसा कि आपको कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो होती है मेरे भाई, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो होती है उनको विद होल्ड करना रहता है, और विद होल्ड करना रहता है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन को। जो सिमिलियर ड्रग होती है मेरे भाई, वो भी हाइपोटेंशन जो कोज करती है उनको भी ड्यूरिंग और आफ्टर हीमोडायलिसिस बंद करना होता है, ठीक है। अगर आप अगली बात करें तो ड्रग दैट आर फिल्टर विद डायलिसिस शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर डायलिसिस। मेरे भाई जो दवाइयाँ अगर आपके डायलिसिस के दौरान वो फिल्टर होके बाहर एक्सक्रिएट आउट हो रही है तो उनको देने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको वो अवॉइड करनी है, नहीं देंगे उनको। जैसे लाइक एग्जांपल मैं बताऊं तो मल्टीपिटापिन हो गया, डिचोक्सिन हो गया, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक हो गई है ना। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि बिफोर डायलिसिस वो अपने को नहीं देनी होती है ना, पेशेंट को नहीं देंगे, एडवाइस करेंगे कि आप भी ना लें, और आप भी ध्यान रखें कि आप भी नहीं देना है ना, पेशेंट को भी कह दें कि आप भी ध्यान रखें, और मैं आपसे कहता हूं कि आप भी ध्यान रखें कि आपको नहीं देना है पेशेंट, ठीक है, चलेगा। अगली बात करेंगे, सम एंटीबायोटिक भी फिल्टर होकर बाहर निकल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल निकल सकती है भैया। अगली बात करें अपन अगर, तो बिफोर डायलिसिस, बिफोर हीमोडायलिसिस मेरे भाई किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपका जो एक्सक्रीटिव यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है मेरे भाई वो किडनी से द्वारा ही निकल पाता है वहाँ से प्रॉपर तरीके से, ठीक है। साइड इफेक्ट अपने को असेस करने हैं उसके, और एबीजी एनालिसिस करवाना है आफ्टर डायलिसिस, ठीक है, आफ्टर डायलिसिस अपने को करवाना है, और सेम आफ्टर डायलिसिस भी करवाना है, सेम बिफोर डायलिसिस भी करवाना है, ठीक है। किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, एबीजी करेंगे, क्योंकि उसमें पीएच वगैरह का सब कुछ पता लगेगा अपने को, ब्लड का एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, वो भी वहाँ पर अपने को देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल। ड्यूरिंग हेमोलाइसिस, जो ड्यूरिंग होता है मेरे भाई, ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस में, अच्छा, एलिवेटेड टेम्परेचर अगर पेशेंट का हो रहा है, अगर पेशेंट का टेम्परेचर एलिवेटेड देखने को मिल रहा है, इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, तो मेरे भाई वो इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। अगर आपको पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है तो वो इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, उसमें नीड होती है आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की, ठीक है, बिल्कुल नीड होती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की, ठीक है। अगर ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस ब्लड वेंट टू इनटू मशीन इज वार्म्ड बाय मशीन, एक जो ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस होता है मेरे भाई, एक जो आपका ब्लड है वो जाता है मशीन में, गर्म होता है मशीन, आफ्टर फिल्ट्रेशन री इन्फ्यूज हो जाता है क्लाइंट के बॉडी में, और इसको बोलते हैं पोस्ट डायलिसिस, यानी कि माइल्ड नॉर्मल तरीके से हो जाता है। ये एक जनरल पॉइंट था, मैंने आपको वर्बली बता दिया है, ठीक है। हेमोडायलिसिस प्रोसीजर जो होता है मेरे भाई, इसमें स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक यानी कि स्टेराइल ग्लव्स वगैरह हो गए, सारी असेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है। और पोस्ट डायलिसिस जो पेशेंट होता है वो अगर कंप्लेन करता है ब्लीडिंग की, अगर वो पोस्ट डायलिसिस वाला पेशेंट अगर कंप्लेन करता है तो उसको बताना है भैया ये ड्यू टू एंड D2 अपन ने जो बिल्कुल पेशेंट को बताना है अपने को कि ये हेपेरिन की वजह से हो रहा है, और अगर पेशेंट को ना भी बताओ तो आपको एपीटीटी वहाँ पर परफॉर्म करनी है, और एपीटीटी का लेवल आपको देखना है, बिल्कुल है ना, हेपेरिन ड्यू टू हेपेरिन, ठीक है। एपीटीटी आपको देखनी होती है हेपेरिन के साथ में, और वारफरिन के साथ में क्या देखना होता है वो आप मुझे बताने वाले हो, जल्दी से फटाफट से बता दो। PTINR देखा जाता है वारफरिन के साथ में, इसमें INR बेस्ड होता है, ठीक है, INR बेस्ड होता है। एपीटीटी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है मेरे भाई 23 से 33 होती है, ठीक है, क्या होती है 23 से 33 नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, आई होप कंटेंट आपको पसंद आने वाला होगा, और अपन 23 से और 33 भी कह सकते हैं, और नॉर्मल कैसी बहुत सारी किताबों में आप 25 से 35 भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा, अब अपन बात करने वाले हैं मेरे भाई पेशेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ठीक है। हेमोडायलिसिस की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको क्विक बताने वाला हूँ, क्विक फटाफट से, ठीक है, जल्दी से बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यहाँ पर जो पेशेंट का जो अपन एवी पिस्टुला बनाते हैं,
एट्रियोवीनस फिस्टुला जो बनाते हैं अपन, उसमें मेरे भाई नॉन डोमिनेंट हैंड प्रिफर्ड किया जाता है। और इस जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है, इसमें जिस हाथ में आपने फिस्टुला बनाया है उस हाथ में कभी भी ना तो आपको बीपी चेक करना है, ना ही किसी प्रकार का आईवी फ्लूइड देना है, और डेली रूटीन के लिए उसको यूज़ नहीं करना है। जिस कामों में आप डेली यूज़ करते हैं, अब आप समझ जाओ किन कामों में आप डेली यूज़ करते हो, ठीक है। प्रेशर नॉन डोमिनेंट हैंड पे रखना है अपने को, सॉरी प्रेशर नहीं देना है नॉन डोमिनेंट हैंड पर, यानी कि, और पेटेंसी पिस्टुला की चेक करते रहना है हमेशा। पेटेंसी जो होती है, पेटेंसी का मतलब है कि पिस्टुला चालू है या बंद है, ठीक है। पेटेंसी चेक करते रहना है। चेक पेटेंसी ऑफ पिस्टुला आफ्टर क्रिएशन ऑफ पिस्टुला फॉर डायलिसिस बाय फॉलोइंग वे, ठीक है। फॉलोइंग वे में आपको डायलिसिस करने के लिए एबी पिस्टुला जो होता है उसकी पेटेंसी कंटिन्यू चेक करने। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ यहाँ पर मेरे भाई। दो एस्पेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, एक तो होता है ब्रूट और एक होता है थ्रिल। क्या होता है? एक तो होता है ब्रूट और एक होता है थ्रिल। अरे बोर हो गए क्या? सो गए हो क्या? ऐसा लग रहा है कि कोई बोल ही नहीं रहा। बोलेगा कैसे? ये तो रिकॉर्डेड क्लास है सर, तो कमेंट बॉक्स में बोल देना यार, ठीक है। बिल्कुल। ब्रूट जो होता है मेरे भाई, इसको ऑस्कल्टेटिंग स्विसिंग साउंड बोलते हैं, यानी कि इसको ऑस्कल्ट किया जाता है। और सेकंड जो होता है थ्रिल, इसको पाल्पेट स्विसिंग साउंड बोला जाता है, जिसको पाल्पेट अपन करके देख सकते हैं। पाल्पेशन का मतलब होता है हाथ लगा के पाल्पेट करके देखना, और ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है सुनकर साउंड का पता लगाना। ये आपका बिफोर डायलिसिस और आफ्टर डायलिसिस आपको चेक करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। यहाँ से हर बार क्वेश्चन अगर डायलिसिस से आता है तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर यही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। अगर किसी पेशेंट में अपने को देखने को मिलता है किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन, यानी कि पेशेंट को अगर चेस्ट पेन हो रहा है, क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने आने वाला है। कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया आपके सामने, मैं लिखता रहूँगा, क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई पेशेंट आपके सामने इमरजेंसी में आया है जो कंप्लेन कर रहा है चेस्ट पेन की, इमरजेंसी में नहीं आया है मेरे भाई, डायलिसिस चल रहा है आपका, ठीक है। डायलिसिस के दौरान पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अगर देखने को मिलती है, और टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, और हाइपोटेंशन अगर पेशेंट में देखने को मिलती है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये क्या इंडिकेट करता है। तो मेरे भाई ये इंडिकेट कर रहा है आपका थ्रोम्बस फॉर्मेशन वहाँ पर हो चुका है, जिसको अपन इंडिकेशन के तौर पर अपन पता लगा सकते हैं कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साइन होते हैं, ठीक है। अगर इसका ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें, पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर पेशेंट को हो गया, ये सिम्टम आपके सामने आ गए, तो सबसे पहले अपन को हेमोडायलिसिस जो मशीन होती है उसको स्टॉप करना है, और पेशेंट को टेंडरनल बर्ग पोजीशन में लेना है सबसे पहले। किसी भी प्रकार की रिएक्शन होती है किसी भी बीमारी में, किसी भी दवाई की, किसी भी मशीन या फिर किसी भी हेमोडायलिसिस के दौरान अगर कोई रिएक्शन होती है मेरे भाई, तो आपको सबसे पहले पोजीशन चेंज करनी होती है पेशेंट की अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। उसके बाद अपन ट्रीट करेंगे हाइपोटेंशन को और टेकीकार्डिया को। डाइट अगर बात करें तो एडिक्वेट न्यूट्रिशनल डाइट देनी होती है, बहुत ही शानदार और मात्रा डाइट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। पोजीशन जो होती है हेमोडायलिसिस के दौरान सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है मेरे भाई, सेमी फाउलर पोजीशन दी जाती है, ठीक है। हेड ऑफ बेड जो होता है 35 to 45 डिग्री पर एलिवेशन रखा जाता है बेड का ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो दो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। एक तो होता है मेरे भाई आर्ट्रियल स्टेल सिंड्रोम, और दूसरा होता है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। अपन जानेंगे आर्ट्रियल स्टेल सिंड्रोम क्या होता है। आर्ट्रियल स्टेल सिंड्रोम मेरे भाई एक कॉम्प्लिकेशन होता है जो एबी फिस्टुला में आर्ट्रियल ब्लड स्लाइटली मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? एट्रियोवीनस फिस्टुला जो होता है, इसमें जो आर्ट्रियल ब्लड होता है मेरे भाई, जो स्लाइटली बहुत कम मात्रा में स्लाइटली मिक्स हो जाता है किसके साथ में? वीनस ब्लड के साथ में, जो कोज करता है मेरे भाई लेस सप्लाई टू पेरिफेरल, ठीक है। जो पेरिफेरल ऑर्गन होते हैं, पेरिफेरली होती है, उनके अंदर लेस सप्लाई हो जाता है। किसकी वजह से? जो आर्ट्रियल ब्लड होता है वो वीनस ब्लड में मिक्स हो जाने के कारण यहाँ पर आपको पेरिफेरल में सप्लाई कम देखने को मिलती है। उसकी वजह से मेरे भाई सिम्टम यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं। सिम्टम देखने को मिलेंगे, नमनेस हो जाती है, टिंगलिंग सेंसेशन प्रेजेंट होता है, और पेलोरनेस वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बिल्कुल, आई होप कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा, और अभी तक क्लास को अगर शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल कर दें। दूरियों में डूब कर तेरे जाना है, लक्ष्य कितना भी बड़ा हो तैर कर जाना है। बिल्कुल समंदर से कह देना कि दूरियों में डूब कर तैर जाना है, दूरियों में डूब कर तैर जाना है मेरे भाई, लक्ष्य कितना भी बड़ा हो तैर कर जाना है, ठीक है।
बिल्कुल नंबनेस यहाँ पर देखने को मिलेगी, टिंगलिंग सेंसेशन आपको देखने को मिलेगा और पेलोनेस देखने को मिलेगी। किस वजह से? ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से। ठीक है, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन आता है मेरे भाई डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, जिसको बोला जाता है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ये होता है मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया आधा, तो मैंने आपको बता दिया, और भी कुछ सिम्टम है जो मैं आपको ऊपर लिख दे रहा हूँ, वापस से लिख दूंगा, एक बार फिर से लिख दूंगा मैं। अपन ने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, चलिएगा देख लेंगे अपन कि कहाँ पर लिखा हुआ है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। बिल्कुल आपको मिल चुका है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज DDS, यानी कि DDS, इसको ऑल्सो नोन एज DDS के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, DDS का मतलब होता है ड्यूरिंग डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ठीक है, ड्यूरिंग डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम यानी कि ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस के दौरान जो होने वाला कॉम्प्लिकेशन होता है मेरे भाई, ये होता है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। इसके साइन सिम्टम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हाइपोटेंशन, हेडेक देखने को मिलेगा पेशेंट को, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, मैं बता चुका हूँ पहले, अब लिख रहा हूँ बस, सिर्फ इतना सा फर्क है। ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, इंक्रीज ICP, और इंक्रीज ICP देखने को मिलता है ड्यू टू सेरेब्रल एडिमा। ठीक है, दिमाग में सूजन बढ़ जाती है वहाँ पर। सीजर पेशेंट को आ सकते हैं, सीजर के बाद फिर हाइपोटेंशन में जाकर पेशेंट का राम नाम सत्य भी हो सकता है। ठीक है, एक बार मेरे साथ में क्विक रिवीजन करेंगे आप फटाफट से। मैंने आपको डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम बता दिया है, एक बार फिर से अपन चलेगा, कुछ चीज़ एक और बता देता हूँ मैं। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम ड्यू टू, ये होता क्यों है मैंने बता दिया आपको बोल कर, तो लेकिन लिख के भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने बताया नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ भैया। ये होता है सीवियर इम्बेलेंस हो जाता है फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और मेटाबॉलिक वेस्ट लॉस होने के कारण। ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हो जाता है बॉडी में ड्यू टू मेटाबॉलिक वेस्ट होने के कारण, मेटाबॉलिक वेस्ट लॉस होने के कारण, जिसमें यूरिया हो गया, बहुत सारे काम की चीज़ होती है मेरे भाई, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होती है, वो भी निकल जाती है बॉडी से। उसकी वजह से ये डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन होता है ड्यूरिंग डायलिसिस और आफ्टर डायलिसिस। आई होप इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ध्यान से इस टॉपिक को समझ लेना, अच्छे से डील कर लेना। अब क्विक रिवीजन करेंगे मेरे साथ में। आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं जाना, क्या क्या जाना, और क्या क्या अपन यहाँ पर डील कर चुके हैं। बिल्कुल शुरू से शुरुआत की है अपन ने आज, हेमोडायलिसिस के बारे में बिल्कुल जाना है, डेफिनेशन जानी है अपन ने। डायलिसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के, जिनको बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। दो टाइप के हेमोडायलिसिस पढ़े हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस, हेमोडायलिसिस, जिसमें से पहला डील किया है अपन ने आज हेमोडायलिसिस आज पहला डील किया है अपन ने। हेमोडायलिसिस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, एक्सटर्नली डायलिसिस होता है, मशीन के माध्यम से डायलिसिस होता है। कैथेटर बताया, HD कैथेटर होता है जो डबल ल्यूमन और सिंगल ल्यूमन और डबल ल्यूमन और ट्रिपल ल्यूमन भी हो सकता है। इंटरनल वेन में अपन इंसर्ट करते हैं। पिस्टूला बताया मैंने आपको, ग्राफ्ट बताया, एक डायग्राम का ध्यान रखना, ऊपर वाला नीचे वाला है और नीचे वाला ऊपर वाला है। ठीक है, प्री प्रोसीजर यानी कि प्रोसीजर करने से पहले क्या करना है, पेशेंट का वेट लेना है, सब वाइटल चेक करने हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया। ठीक है, अवॉइड करना है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो होती है उनको अवॉइड करना है। प्री प्रोसीजर क्या करना है, ये लेगा डू, व्हाट टू डू, प्री प्रोसीजर व्हाट टू डू। ठीक है, सब कुछ अच्छे से डील करवाया है। चेक करेंगे KFT, ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, वायरल मार्कर चेक करेंगे। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखना क्योंकि रिवीजन चल रहा है अपना। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं अपन प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। आफ्टर डायलिसिस अगर बात करें तो मेरे भाई वाइटल साइन असेस करेंगे, वेट करेंगे, वापस नर्सिंग केयर पर आ जाएंगे। नर्सिंग केयर में बहुत सारी चीज़ें होती है मेरे भाई। बिफोर डायलिसिस वेट करेंगे, वाइटल चेक करेंगे, विद होल्ड करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन को। ठीक है, और ड्रग देंगे, सिमिलर ड्रग होती है उनको भी स्टॉप कर देंगे अपन। एलिवेटेड एक्सेस टेम्परेचर, अगर पेशेंट के अंदर अगर एक्सेस टेम्परेचर एलिवेशन आपको देखने को मिलता है तो मेरे भाई इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। यहाँ पर नीड होती है आपको इन्फॉर्म करने की, किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। बिल्कुल डॉक्टर साहब को फोन कर दो कि पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ चुका है। पोस्ट डायलिसिस ब्लीडिंग चेक करने के लिए अपन देंगे, ब्लीडिंग चेक करेंगे पेशेंट में, अगर कंप्लेंट करता है तो APTT परफॉर्म करेंगे, उसका लेवल वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे बता चुका हूँ मैं आपको, बिल्कुल क्विक रिवीजन मैंने आप करवा दिया है। ब्रूट और थ्रिल ये दोनों साउंड जो होते हैं मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन बन चुका है, इन्फेक्शन बन चुका है और आगे भी बनता आता जाएगा। बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको आज डील करवाया है। क्लाइंट में अगर ये सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, चेस्ट पेन हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, डिस्पनिया, टेकीकार्डिया हो गया, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो चुका है। वहाँ पर ट्रीटमेंट दे दो, पोजीशन चेंज कर दो। बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन बता दिया, दो कॉम्प्लिकेशन बताएं। एक तो होता है STL,
एक तो होता है आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम होता है, और एक होता है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल अच्छे से डील करके बता दिया है मेरे भाई। डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है, वक्त जैसा भी हो बदलता जरूर है। बिल्कुल खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी है। उठो और अपनी पहचान बनाओ। क्या बोला मैंने? खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी है मेरे भाई। उठो और अपनी पहचान बनाओ। दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं, आपकी समस्या का समाधान तो सिर्फ अपने आपके पास ही होता है। ठीक है, बिल्कुल समाप्ति चाहेंगे। द एंड की तरफ समय की सीमाएं आज समाप्त होती हैं। कि न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। बिल्कुल आज की समय की सीमाएं समाप्त होती है। आई होप कंटेंट आपको पसंद आने वाला होगा, और आया भी होगा आपने क्लास को अगर पूरा डील किया है तो। आज हेमोडायलिसिस के 2 टाइप मैंने बताया था, पेरिटोनियल और हेमोडायलिसिस, जिसमें से आज अपन ने डील किया है हेमोडायलिसिस। ठीक है, अगला टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ पेरिटोनियल डायलिसिस पे क्लास लेके आने वाला, और उसी के साथ में दोनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट इनका क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं मेरे भाई, दुनिया बदलते जा रहे हैं। बिल्कुल आई होप कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें, बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार से, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बिल्कुल थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बिल्कुल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।